नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। संविधान की क्लास की सीरीज में यह क्लास मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 पर डिटेल चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, जिसमें पूरा सरकारी तंत्र आ जाता है, चाहे वो केंद्रीय कार्यपालिका हो, चाहे केंद्रीय विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम, कर्मचारी, अधिकारी सभी लोग उसमें आ जाते हैं। कोई सरकारी कॉलेज है, अस्पताल है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, सारी चीजें राज्य के अंतर्गत आ जाती हैं। जितनी भी चीज सरकारी है, जहां सरकारी लगा हुआ है, सरकारी शब्द, वो आपका राज्य है। ठीक है। न्यायपालिका को मैंने बताया था समानता वो राज्य नहीं माना जाता है, लेकिन जब वह प्रशासनिक कार्य करने लगे तब उसको भी राज्य के अंदर ले लेते हैं। ठीक है। तो राज्य जो है, देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो ये अधिकार हमें मिले हुए राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। तो जब राज्य को ही आप नहीं जान पाएंगे तो राज्य के विरुद्ध अधिकार कैसे समझेंगे आप। ठीक है। फिर मैंने बताया था अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार का संरक्षण करने का प्रावधान है। यदि कोई विधि, जैसे मनमानी विधि, कभी कभार संसद मनमानी विधि बना सकती है, असंवैधानिक विधि बना सकती है। किसी भी विधि का जो दायरा होगा वो संविधान है, लिमिट संविधान है। संसद कभी कभार संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई मनमानी विधि बना दे और उससे लोगों की मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो ऐसी विधि को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है अनुच्छेद 13 के माध्यम से। ठीक है। तो ये 12 और 13 को समझ में आया होगा। उसके बाद फिर आज हम चर्चा करेंगे 14 पर। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता कहा गया है। इसके दो खंड होते हैं। विधि के समक्ष समता के दो खंड है। एक है खंड एक है एक, और एक है दो। विधि के समक्ष समता पहला खंड है, विधि के समक्ष समता, और दूसरा खंड है विधियों का समान संरक्षण। विधियों समान, देखिए ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष जो है समता ये लिया गया है ब्रिटेन से, और ये लिया गया है यूएसए से। विधि के समक्ष समता वाला जो पार्ट है ये लिया गया है इंग्लैंड से, यूके से लिया गया है, और जो संरक्षण वाला पार्ट है ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है। देखिए दोनों का उद्देश्य क्या है? समाज में असमानता को खत्म करना, समाज में ऊंच नीच की भावना को खत्म करना, सबको एक जैसे कर देना, दोनों का उद्देश्य है। लेकिन कानून, देखिए बात समझिए, परिस्थितियां सबके लिए जैसे नहीं होती हैं। बहुत सारे विषयों में कानून एक जैसे है। कुछ ऐसे विषय हैं जैसे आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कृत्य कोई है, जैसे मान लीजिए कोई हत्या करता है। अब हत्या के मामले में जो सजा है वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो कोई और अन्य आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे यूआर कैटेगरी में आता हो, चाहे ओबीसी में आता हो, चाहे एससी एसटी में आता हो। अब हत्या के लिए अगर सजा है, उम्र कैद की सजा है या फांसी की सजा मिलेगी, तो सबके लिए वो है। इसमें जात पात, ऊंच नीच की भावना का कोई मतलब नहीं है। इसमें धर्म संप्रदाय का कोई मतलब नहीं, कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो देश में सबके लिए एक जैसे होते हैं, वो बताता है विधि के समक्ष समता। ठीक है। मतलब ऐसे कानून सबके लिए एक हो, सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है। अब लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। ठीक। यूके से जो ये प्रावधान है विधिक समक्ष समता वाला, ये कहता है कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो सबके लिए एक जैसे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी रहो, अगर वो अपराध करोगे तो आपको मिलेगा। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि कहा गया है मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम। अब जैसे अगर आप ट्रैफिक का नियम को तोड़ते हो, तो आप युवा कैटेगरी से हैं, या ओबीसी से हैं, या एससी एसटी से हैं, या आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या अधिकारी हैं, या फिर सांसद हैं, या फिर मंत्री हैं, उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रैफिक का नियम आपने तोड़ा है तो आपको वही चलान, आपको जुर्माना वही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी रहे हैं। सबके लिए कानून एक जैसा है। तो वही होता है विधि के समक्ष समता। अब यहाँ पर जो है एक प्रोफेसर डाइसी हैं, प्रोफेसर डाइसी, इन्होंने रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन सिद्धांत दिया हुआ है, उसमें विधि के समक्ष समता की चर्चा की है। प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का सिद्धांत दिया हुआ है, और उसी में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। विधि के समक्ष समता कहता है कि देश में ऐसे बहुत सारे कानून है जो सबके लिए एक जैसे होंगे। ठीक है। दूसरा पार्ट जो ये क्या कहता है, ये कहता है कि परिस्थितियों के हिसाब से कानून होंगे, परिस्थितियों के अनुसार कानून अलग अलग होंगे। ठीक। अनुच्छेद 14 का खंड 2 कहता है, विधियों समान संरक्षण कहता है कि परिस्थिति जैसे अलग अलग होगी वैसे कानून अलग अलग होंगे। हालांकि इसका भी उद्देश्य असमानता को खत्म करना है, इसका उद्देश्य सकारात्मक भेदभाव करना है। यहाँ पर इसका इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि असमानता को बढ़ाया जाए या यहाँ पक्षपात किया जाए। ये यहाँ पर आपको अलग दिख तो रहा है, दिखने में जो लगे कि अलग अलग कानून है, लेकिन उसका उद्देश्य सबको या पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना हो, एससी एसटी ओबीसी तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण करना हो। जैसे कि
अब महिलाओं की दशा थोड़ी सी समाज में खराब है, पुरुषों की दशा थोड़ी सी अच्छी है, मतलब उनका सामाजिक जो स्तर है, समाज में जो चीजें चल रही हैं इस समय विचारधारा में, महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय है और पुरुषों की स्थिति बहरहाल अब ये चीजें सुधर रही हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर एक जो है एक अधिनियम है, घरेलू हिंसा अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारक अधिनियम। ठीक, अब ये अधिनियम क्या कहता है, ये महिलाओं को संरक्षण देता है, महिलाओं के लिए स्पेशल कानून है, क्योंकि महिलाएं कमजोर है समाज में, तो उनको स्पेशल उनके लिए कानून बना। अब यहाँ पर पुरुष कहें कि उनके लिए विशेष कानून है, हमारे लिए विशेष कानून नहीं है, तो गलत है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति, उनकी परिस्थिति अलग है और पुरुषों की परिस्थिति अलग है। जिसकी परिस्थिति खराब है उसको उठाने के लिए स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, और यही गतिविधियों का समान संरक्षण। अब जैसे किसी क्लास में अगर कमजोर, दो तीन प्रकार के छात्र होते हैं, एक होते हैं बहुत तेज, एक होते हैं बहुत कमजोर, एक होते हैं मध्यम स्तर में होते हैं। तो जो बहुत कमजोर छात्र है, यदि अध्यापक उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसको तेज छात्र को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कमजोर छात्र को विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो उठेगा, वो अपने स्तर से कैसे ऊपर उठेगा। तो इसलिए अध्यापक का कर्तव्य है, अध्यापक मतलब समझिए राज्य, और स्टूडेंट मतलब समझिए जनता। तो जो कमजोर है उसको ऊपर उठाने का काम राज्य का है, और ऊपर उठाने के क्रम में थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है। ठीक है, ऐसे भेदभाव को हम बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव। ठीक है, चलिए आगे एक और अधिनियम एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है, जैसे एक आपका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट, अनुसूचित जाति तथा जनजाति निवारक अत्याचार निवारक अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट। अब यहाँ पर भेदभाव है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी वर्सेज OBC SC/ST के बीच भेदभाव है, लेकिन ये भेदभाव सकारात्मक है। अगर OBC SC/ST कैटेगरी, इनको पिछड़ा माना गया है, ये बैकवर्ड है, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी शैक्षणिक स्थिति अगर खराब है तो उनको विशेष आरक्षण दिया जा सकता है, उनके लिए विशेष कानून हो सकता है। अब अगर जनरल वालों की अगर स्थिति अच्छी है तो उनको नहीं दिया गया, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ठीक है, और इस कानून में इनको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि इनकी स्थिति खराब है, इनकी परिस्थिति अलग है। तो बहुत सारे मामलों में कानून हमारे एक जैसा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया मोटर वाहन अधिनियम में, उसमें अगर या फिर कोई अपराध कर देते हो, आप हत्या कर देते हो, डकैती कर देते हो, चोरी कर लेते हो, इसमें कानून सबके लिए एक जैसा ही है, कानून में भिन्नता नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलों में सिचुएशन भिन्न भिन्न है, तो कानून भी भिन्न भिन्न होंगे। और यहाँ पर इसको बोला जाता है सकारात्मक भेदभाव। पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के क्रम में उनको मुख्यधारा में लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, देखिए देश में विषमता दो प्रकार की होती है, एक होती है तार्किक, एक होती है अतार्किक विषमता। अब जैसे गरीब और अमीर के बीच की जो विषमता है, जो भिन्नता है, जो अंतर देखने मिलता है, वो तार्किक विषमता है। सरकार कभी तार्किक विषमता को नहीं खत्म कर सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए योग्य अयोग्य, अब जो कम पढ़ा लिखा होगा, जो कम मेहनती होगा वो अयोग्य होगा, जो थोड़ा मेहनत किया होगा अपने जीवन में, जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया होगा वो ज्यादा योग्य होगा। तो कम योग्य को ज्यादा योग्य बनाने का काम सरकार का नहीं है, उसका खुद का काम है वो। तो योग्य अयोग्य, अमीर गरीब, उच्च निम्न, इनके बीच में जो विषमता है, तार्किक विषमता, यदि कोई अमीर है और कोई गरीब है, ये तार्किक विषमता, इसको सरकार नहीं खत्म कर सकती है। और अतार्किक विषमता क्या है? जैसे धर्म, जाति, लिंग, यदि इन आधारों पर विषमता देखने को मिले कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, केवल इस वजह से पीछे है, या कोई इस बिरादरी का है, या कोई जो है इसका इस जगह जन्म हुआ है, इस आधार पर अगर वो केवल कमजोर है, पिछड़ा है, तब भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे विषमता को सरकार खत्म करना चाहती है। बात समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विषमता दो प्रकार की होती है, तार्किक विषमता, अतार्किक। जैसे अमीर गरीब के बीच जो भिन्नता है, कभी देश में ऐसा सरकार नहीं कर पाएगी कि सब एक जैसे, एक बराबर मात्रा में सब अमीर हो, एक जैसे सबका एक ही स्तर हो, सब BMW ऑडी मर्सिडीज चले, कभी सरकार ऐसा कर ही नहीं पाएगी। तार्किक विषमता है, इसको सरकार नहीं खत्म कर सकती है। योग्य अयोग्य लोग, दोनों प्रकार के लोग हमेशा देश में रहेंगे। कभी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कि सब योग्य ही हो जाए, अयोग्य लोगों की संख्या ना हो। सरकार सब व्यवस्था कर देगी, कुछ लोग जानबूझ के खुद अयोग्य बने रहेंगे। तो तार्किक विषमता को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सब खत्म नहीं हो सकता है। अतार्किक विषमता क्या है? जहां पर धर्म के आधार पर विषमता हो, लिंग के आधार पर विषमता हो, जाति के आधार पर विषमता हो। अगर इन आधारों पर कोई आदमी अपने आप को केवल किसी विशेष जाति, धर्म या लिंग के आधार पर अगर केवल कोई आदमी समझे कि मैं महिला हूं, केवल इस नाते जो है मैं कमजोर हूं, ऐसी चीजों को खत्म करने का काम सरकार का होगा। लिंग के आधार पर जो विषमता है सरकार खत्म करेगी। ठीक है, अगर इसलिए तो यहाँ पर लाएगा घरेलू हिंसा अत्याचार निवारक अधिनियम। अब महिलाओं को लगे कि मैं महिला हूँ इसलिए मैं कमजोर हूँ समाज में, सरकार इसलिए व्यवस्था कानून भिन्न भिन्न कर दे रही है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर OBC SC/ST हैं, केवल इनको कहीं इनके मन में आ सकता है कि हम इस जाति में जन्म लिए इसलिए हमारा जीवन खराब है, इसलिए हम कमजोर हैं समाज में, तो सरकार उनके लिए विशेष स्थिति
पैदा कर रही है, उनके लिए विशेष कानून है कि चलिए भैया आपको ऊपर खाने का काम किया जा रहा है, आपको भी मुख्यधारा में लाया जाएगा। तो तार्किक विषमता को सरकार खत्म करेगी, लेकिन तार्किक विषमता को सरकार कभी खत्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके आगे देखते हैं 15 में। 15 में कहा जा रहा है कि 5 आधार, ध्यान दीजिएगा, 5 आधार पर राज्य 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से 5? धर्म, जाति, लिंग, जन्म, मूल स्थान, इन्हीं 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, 15 की 1 में क्या कहा जा रहा है? राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थल पर। 2 कह रहा है निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थल पर इन आधारों पर भेदभाव करना एक प्रकार का समझिए अपराध है। ठीक है, नहीं करना चाहिए भेदभाव। 15.3 राज्य बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, मतलब उनको आरक्षण दे सकता है, बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था कर सकता है, महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था कर सकता है। ठीक, ये 15.3 में, क्योंकि उनकी परिस्थिति हो सकता है अलग हो, भिन्न हो। 4 कहता, ये देखो ये जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया इसे। अनुच्छेद 15 के 4 को पहले द्वारा जोड़ा गया है, पहला संशोधन है 1951 में। इसमें कहा जा रहा है, ये चंपकम दोहराए राजन से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है राज्य बहुत जरूरी चीजें सब है, ये अनुच्छेद 15(4) बहुत जरूरी है, आरक्षण से संबंधित है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए, देखिए पिछड़ा कौन होता है? बैकवर्ड कौन है? जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पिछड़े हैं। अब देखिए बैकवर्ड में 3 आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब क्या है? पिछड़े हैं। और एससी एसटी अति पिछड़े हैं, ओबीसी थोड़ी सी उनमें ज्यादा, उनमें से कम पिछड़े हैं। तो जो देखो पिछड़े में कौन कौन? जो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पीछे हैं मुख्य धारा से, उनको बोलते पिछड़ा। अब पिछड़े में कौन कौन कैटेगरी? ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं, एससी और एसटी हैं। ओबीसी थोड़ा कम पिछड़े हैं और एससी और एसटी थोड़ा ज्यादा पिछड़े हैं। तो एससी एसटी को अति पिछड़ा बोलते हैं और ओबीसी को पिछड़ों में अगड़ा बोलते हैं। अभी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है कि एससी एसटी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाया जाए। उस कैटेगरी में भी कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो आरक्षण के हकदार नहीं है, उनकी स्थिति अच्छी हो चुकी है, तो क्रीमी लेयर बना करके उनको छांट दिया जाए, उनको आरक्षण की सुविधा न दी जाए। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में है, जो थोड़ा अमीर है, किसी एक वर्ग में सभी आरक्षण के हकदार नहीं होते, कुछ लोग की स्थिति बड़ी अच्छी होती है, जैसे क्रीमी लेयर की व्यवस्था ओबीसी कैटेगरी में है। जो क्रीमी लेयर के सीमा में नहीं आते हैं उनको नहीं मिलता है। ठीक है, आरक्षण। अब यहाँ समझिए, तो यदि किसी वर्ग की सामाजिक स्थिति खराब है, शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, तो उसको राज्य आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 15 का 5 क्या है? 93वें संशोधन द्वारा 2005 में जोड़ा गया। इसमें कहा जा रहा है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में कुछ वर्गों के लिए विशेष बात यहाँ पर विशेष प्रावधान हो सकता है। 6वां जो है ये बहुत जरूरी है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जोड़ा गया और यह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देता है। शिक्षण संस्थानों में दाखिले संबंधित चीजों को लेकर के 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला हुआ है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे फिर मिलते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप सब इन चीजों को, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ, जितने मेरे मुंह के द्वारा मेरे मुंह से निकली हुई लाइन है, उन सभी चीजों को आप नोट करिएगा। सारी चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।